वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 7 कंपनी लेखे अंशों का निर्गमन से संबंधित हम कंपनी की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। कंपनी की विशेषताओं में तीसरे नंबर की विशेषता है हमारी सीमित दायित्व। कंपनी के अंशधारी का दायित्व उसके द्वारा खरीदे गए अंशों तक ही सीमित होता है। जितने अंश किसी अंशधारी के द्वारा खरीदे गए हैं उतने ही अंशों तक उसकी लायबिलिटी बनती है, उससे ज़्यादा की उसकी लायबिलिटी नहीं बनती। जैसे कि मान लीजिए एक्स ने किसी कंपनी के 100 अंश खरीद रखे हैं तो सिर्फ 100 अंशों तक ही उसकी लायबिलिटी सीमित है, उसका दायित्व सीमित है, उससे ज़्यादा का उसका कोई दायित्व नहीं बनता है। कंपनी को हानि होने की स्थिति में अंशधारी अपनी निजी संपत्ति से भुगतान करने की अधिकारी नहीं होते हैं। इसके बाद देखिए स्थायी अस्तित्व। कंपनी का अस्तित्व जो है वो स्थायी होता है। सदस्यों की मृत्यु हो जाए, कोई पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, कहीं चला जाए, इससे कंपनी के अस्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ता। कंपनी का जो अस्तित्व है वो स्थायी रहता है, वो खत्म नहीं होता है। आप देखिए यहाँ पर प्रसिद्ध कवि टेनिसन जो हैं उनकी एक पोयम है, एक कविता है झरना, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैन मे कम, मैन मे गो, बट आई गो ऑन फॉर एवर। मतलब लोग आएँ लोग जाएं, लेकिन हम जहाँ हैं वहाँ हमेशा बने रहेंगे। तो कंपनी का भी यही है कि कंपनी के सदस्य आते हैं जाते हैं, लेकिन कंपनी सदा बनी रहती है। यहाँ तक कि कंपनी के अंतिम सदस्य की भी मृत्यु हो जाए तो भी कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात कंपनी को अमरत्व का गुण प्राप्त है। इसके बाद अगली जो विशेषता है हमारी सार्वमुद्रा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉमन सील। जब भी हम आपने देखा होगा कहीं जाते हैं, जैसे बैंक जाते हैं, है ना, तो बैंक में हम पैसा जमा करते हैं तो वहाँ पर वो एक सील लगा देते हैं कैश रिसीव्ड की। तो वो क्या होता है, ये वो इस बात का सूचक होता है कि बैंक को हमारा रुपया मिल चुका है। बैंक भी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। वो सील के माध्यम से अपने जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो करते हैं। कुछ अथोराइज पर्सन होते हैं जो उसको चलाते हैं। इसी तरह से कंपनी में भी होता है कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण खुद तो जाकर हस्ताक्षर नहीं कर सकती, इसलिए कंपनी की एक सार्वमुद्रा होती है जिस पर कंपनी का नाम अंकित रहता है। कंपनी द्वारा किए गए प्रत्येक व्यवहार पर सार्वमुद्रा का होना आवश्यक है, तभी वह कार्य कंपनी द्वारा किया माना जाएगा। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है कंपनी में, कभी कोई कैश रिसीव्ड हुआ, जब भी कोई पेमेंट हुआ, तो वहाँ पर कंपनी की एक सील लगा दी जाती है, जिससे ये पता चलता है कि कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है, व्यवहार हुआ है। लाभ के लिए ऐच्छिक संघ। अगली विशेषता हमारी, कंपनी के अधिकारी लाभ के लिए ही, अंशधारी लाभ के लिए एकत्रित होते हैं। कंपनी अपने सदस्यों की भावना के अनुरूप सेवा करते हुए लाभ का अर्जन करती है और कंपनी द्वारा अर्जित लाभ का वितरण अंशधारियों में किया जाता है, जिसे लाभांश कहा जाता है। जब भी कोई व्यक्ति जिसके पास भी अतिरिक्त पैसा होता है वो अपने अतिरिक्त पैसे से लाभ कमाना चाहता है और वो कंपनी के अगर शेयर खरीदता है तो कंपनी के शेयर खरीदने पर उसको जितने शेयर उसने खरीद रखे हैं, कंपनी को लाभ होने की दशा में कंपनी के द्वारा उसको लाभांश की राशि भुगतान की जाती है। इसलिए इसको लाभ के लिए एक ऐच्छिक संघ कहा जाता है। संपत्ति पर स्वामित्व। अब कंपनी के द्वारा जो खरीदी गई संपत्ति है वो कंपनी के नाम पर होती है। इस संपत्ति का स्वामी कंपनी को ही माना जाता है। कंपनी के जो अंशधारी होते हैं वो कंपनी की संपत्ति के स्वामी नहीं होते हैं। उनको संपत्ति पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अंशों का हस्तांतरण। अगर कंपनी सार्वजनिक है तो सार्वजनिक कंपनी के अंशधारी आवश्यकता होने पर अपने अंशों का हस्तांतरण किसी व्यक्ति को कर सकते हैं, लेकिन निजी कंपनी के अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध है। अगर पब्लिक कंपनी है तो अगर आप कोई भी अंशधारी अपने शेयर खरीद बेच सकता है, किसी भी व्यक्ति को दे सकता है, लेकिन निजी कंपनी को ये सुविधा प्राप्त नहीं है। इसके बाद देखिए 9 नंबर का पॉइंट है हमारा, कंपनी एक नागरिक नहीं है।
कृत्रिम व्यक्ति तो है बट वो नागरिक नहीं है। कंपनी एक वैधानिक व्यक्ति होती है, लेकिन कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण भारतीय संविधान की धारा 19 के अंतर्गत इसे नागरिक नहीं माना जाता है। न्यायमूर्ति श्री हिदायतुल्लाह ने कहा है कि यदि कंपनी के समस्त सदस्य भारतीय नागरिक हैं तो भी कंपनी भारतीय नागरिक नहीं बन सकती। जो उसके अंशधारी हैं, वो उसके सदस्य होते हैं, वो भारतीय नागरिक हैं, लेकिन कंपनी को फिर भी भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। जैसे कंपनी के सभी सदस्यों का विवाह हो जाने से कंपनी का विवाह नहीं हो जाता, उसी तरह से कंपनी के सदस्यों का भारतीय नागरिक होने से कंपनी भारतीय नागरिक नहीं हो सकती। अगली विशेषता है हमारी कार्यक्षेत्र की सीमाएं। कंपनी का कार्यक्षेत्र इसके द्वारा बनाए गए नियमों, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियमों तक सीमित रहता है और उनके द्वारा ही इसका जो भी कार्यक्षेत्र है वो संचालित होता है। वाद प्रस्तुत करने का अधिकार। कंपनी अपने नाम से दूसरे पक्षों पर और तृतीय पक्ष भी कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब कंपनी भी किसी और के ऊपर वाद प्रस्तुत कर सकती है, मतलब केस लगा सकती है। और दूसरा जो तृतीय पक्षकार है वो भी कंपनी के ऊपर केस लगा सकता है। कंपनी का समापन। जिस प्रकार कंपनी का जन्म कानून के द्वारा होता है, विधान के द्वारा होता है, उसी प्रकार कंपनी का अंत भी कानून के द्वारा, विधान के द्वारा ही संपन्न होता है। तो ये थी कंपनी की विशेषताएं जो हमने अभी पढ़ी। अब आप देखिए एक नज़र में सारी विशेषताओं को, सारे पॉइंट्स अगर हम पढ़ना चाहें तो जल्दी याद हो जाएंगे आपको। एक बार आप देखिए इनको। विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। सेकेंड है पृथक वैधानिक अस्तित्व, सीमित दायित्व, स्थायी अस्तित्व। इसके बाद सार्वमुद्रा, लाभ के लिए ऐच्छिक संघ, संपत्ति पर स्वामित्व, अंशों का हस्तांतरण, कंपनी एक नागरिक नहीं है, कार्यक्षेत्र की सीमाएं, वाद प्रस्तुत करने का अधिकार और कंपनी का समापन। ये हैं कंपनी की विशेषताएं जो अभी हमने पढ़ी। अब आगे आप देखिए, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है। कंपनी अधिनियम 2015 में जो संशोधन हुआ उसके अनुसार कंपनी की जो सार्वमुद्रा होती है उस पर हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है। क्या नहीं है? कंपनी की जो कॉमन सील है उसके ऊपर साइन करना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि सार्वमुद्रा स्वयं हस्ताक्षर का कार्य करती है। इसलिए आप जब भी कंपनी की कॉमन सील लगाई जाती है तो उसके ऊपर किसी भी अथोराइज पर्सन के साइन नहीं होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपनी के प्रकार। कंपनी कितने प्रकार की होती है ये हमें देखना है। तो उसके पहले देखिए आप, यदि हमारे पास केवल बड़ी कंपनियां होंगी तो केवल हमारे पास समृद्धशाली समाज होगा, महान समाज नहीं होगा। तो कंपनी निजी कंपनी होती हैं, सार्वजनिक कंपनी होती है, छोटी कंपनियां होती हैं, बड़ी कंपनियां होती हैं, घरेलू कंपनी, विदेशी कंपनी। तो कंपनियों के कई प्रकार हैं जो हम आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे। थैंक यू।